अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक टेकिंग के बारे में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपने स्टॉक टेकिंग करनी किस तरह है और उसका प्रॉपर तरीका क्या है। जो हमारे पुराने वर्जन थे उसके अंदर जो ये ऑप्शन होगा वो आपको मिलेगा ऑडिट स्टोर के अंदर, यानी कि जो स्टॉक टेकिंग है बेसिकली उसी को हमने रीनेम किया है ऑडिट स्टोर के फॉर्म को। स्टॉक टेकिंग के दो तरीके हैं, एक है गलत तरीका और एक है सही तरीका। अब गलत तरीका पहले लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत से लोग जो स्टार्ट करते हैं वो गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद फिर उनका एंड रिजल्ट भी वो नहीं आता जो वो चाह रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने इन दो चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, ताकि जब आप वीडियो देख रहे हों तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ये वाली जो मिस्टेक आपने नहीं करनी, वो मैंने सबसे पहले ही मेंशन कर दिया है कि रॉन्ग वे टू स्टार्ट स्टॉक टेकिंग। इस रॉन्ग वे के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। रॉन्ग वे में सबसे पहले तो ये है कि आप विदाउट एंड ऑफ डे, कि आपने सिस्टम के जो सेल है वो डेली की सेल में पड़ी हुई है और पॉइंट ऑफ सेल चल रहे हैं, एंड ऑफ डे आपने नहीं किया और आप स्टॉक टेकिंग करना शुरू कर दी। मोस्टली जो यूज़र्स होते हैं वो इसमें मिस्टेक करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर कि वो पोस्टिंग को रन किए बगैर, जो यूटिलिटीज़ के अंदर F9 के अंदर जो पोस्टिंग है, F9 की प्रेस करेंगे एक पोस्टिंग का फॉर्म आता है और पोस्टिंग आपने दबानी होती है, तो वो वाला प्रोसीजर चलाने के बगैर ही स्टॉक टेकिंग शुरू कर देते हैं। जब आप स्टॉक टेकिंग के फॉर्म के ऊपर आते हैं तो वो जितनी भी एडजस्टमेंट डालता है वो जो स्टॉक उसके पास मौजूद होता है उसके मुताबिक डालता है, क्योंकि पोस्टिंग तो चली नहीं होती और स्टॉक की फाइनल पोजीशन उसके पास मौजूद नहीं होती और जो भी पोजीशन होती है उसके मुताबिक वो एडजस्टमेंट डाल देता है। जब आप बाद में पोस्टिंग चलाते हैं तो स्टॉक कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन आपने खास ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पे ये है लोकल सेल पेंडिंग। लोकल सेल से मुराद ये है अगर आपका कोई ऐसा स्टेशन है जो नेटवर्किंग से पे नहीं है, यानी लोकल पे चल रहा है, तो वो लोकल पे जब चल रहा होगा तो आपने अगर सर्वर के ऊपर स्टॉक टेकिंग शुरू कर दी तो सर्वर के पास जो अपना स्टॉक था उसके मुताबिक उसने एडजस्टमेंट डालनी है। और बाद में जब या ऑडिट स्टार्ट आपने कर लिया या ऑडिट स्टार्ट होने के बाद या ऑडिट फाइनलाइज होने के बाद अगर वो स्टेशन चला जो लोकल पे चल रहा था, उसने जब सेल अपनी ट्रांसफ़र करनी है सर्वर के ऊपर तो आपका स्टॉक में फिर गड़बड़ हो जानी है। इसलिए ये तीसरा ऑप्शन आपने देखना है कि आपके कोई भी स्टेशन लोकल पे ना चल रहा हो, अगर चल रहा हो तो उसको आपने सर्वर के ऊपर उसकी सेल ट्रांसफ़र करने के बाद आपने करना है स्टोर ऑडिट करना है। इसके बाद चौथा ऑप्शन ये है कि आपने सेल और परचेज को रोके बगैर ही आपने अपनी स्टॉक टेकिंग शुरू कर दी, यानी कि आपके काउंटर पे सेल भी जारी है और साथ साथ परचेज भी आप कर रहे हैं, बिल भी चढ़ा रहे हैं और साथ स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, तब भी आपको एंड रिजल्ट ठीक नहीं मिलना। इसके बाद ये है जी कि आपने जो ऑडिट आपने शुरू करना है, जो स्टॉक टेकिंग आपने शुरू करेंगे जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से पहले का आपने ना बैकअप लिया और अगर बैकअप लिया तो उसको रीनेम नहीं किया। रीनेम करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल टाइम बैकअप लेंगे एक ही दिन के अंदर तो वो पहले वाले बैकअप के ओवरराइट कर देगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि बैकअप लेना है उसको रीनेम करना है। और 6 नंबर के ऊपर है जी हमारे पास है कि जो अभी आपके करंट की जो स्टॉक पोजीशन है उसको आपने प्रिंट, तो बहुत बड़ी होती है उसकी लिस्ट पेजेस की, तो वो तो प्रिंट ना भी करें तो ठीक है, आपने उसको PDF के अंदर अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि जब आपका ऑडिट हो जाए तो आपने उसको कंपैरिजन करने के लिए, अदरवाइज तो वहाँ पे भी मौजूद होती हैं रिपोर्टें कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है आपको स्टॉक को मैच करने के लिए। अब ये तो मैंने आपको बताया कि रॉन्ग वे है कि ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो आपका स्टॉक टेकिंग नहीं होगी सही। अब हम आ जाते हैं जी प्रॉपर वे टू स्टार्ट स्टॉक टेकिंग। प्रॉपर वे के अंदर भी 6 ही पॉइंट है। सबसे पहले ये है कि आपने अपने जो लोकल के ऊपर सेल है वो आपने अपलोड करनी है। दूसरा ये है कि आपने सेल और परचेज की जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको आपने स्टॉप करना है, ताकि ऑडिट के दरमियान या स्टॉक टेकिंग के दरमियान आप सेल करें ना और परचेज करें। ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है जी। ये जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए, लेकिन कुछ कस्टमर्स के लिए वो स्पेसिफिक सेटिंग्स बनी होती हैं, उनके लिए नहीं है। रेगुलर्स के लिए यही है कि आपने सेल और परचेज को अपना स्टॉप करना है। तीसरा ये है कि जितने भी आपके पास स्टेशन चल रहे हैं, 1 चल रहा है, 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, उन सब के ऊपर आपने एंड ऑफ डे करना है और उनके ऊपर आपने सेल क्लोज कर देनी है। इसके बाद यह है कि आपने यूटिलिटीज़ के अंदर से जाके पोस्टिंग और पोस्टिंग का फॉर्म दबाना है, ताकि
कोई वोचर अगर पेंडिंग है, पोस्ट नहीं हुआ किसी भी किस्म का, तो वो आपके सामने आ जाए कि ये वोचर पेंडिंग है, इसका स्टॉक के ऊपर इफेक्ट नहीं है। आपने उसको चेक करके पोस्ट करके उसके बाद आपने स्टॉक टेकिंग शुरू करनी है। उसके बाद ये है कि आपने बैकअप लेना है जो आपकी डेटाबेस है और उसको आपने रीनेम करना है। रीनेम का मैंने ये तरीका लिखा है कि ये मैंने एक इन्वेंट्री का बैकअप लिया, आगे उसकी डेट आ गई, कोई भी आपकी डेट आएगी, उसके बाद आपने अंडरस्कोर लिखा और बिफोर ऑडिट स्टार्ट, ठीक है, ये मैंने इसके साथ लिख दिया। आपने अपनी याद आने के लिए कुछ भी उसके साथ लिख दें ताकि पता चल जाए कि जब आपने ये स्टॉक टेकिंग शुरू की थी उससे पहले ये आपका बैकअप है। उसके बाद जो आपकी करंट स्टॉक पोजीशन है उसको आपने पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। ये कुछ क्यूरीज हैं, अक्सर कस्टमर कहते हैं जी, वो ये कहते हैं जी कि हमने तमाम स्टोर का स्टॉक टेकिंग इकट्ठी करनी है या हम सिलेक्टेड डिपार्टमेंट या सप्लायर वाइज भी कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि आप तमाम स्टोर का इकट्ठा भी कर सकते हैं और सिलेक्टेड डिपार्टमेंट का भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड डिपार्टमेंट थोड़ी सी आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है क्योंकि ये उस तरह रेगुलर जो स्टॉक टेकिंग उस तरह नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपकी एक्सपर्टीज होंगी तो ये कर सकेंगे, अदरवाइज ये आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो उनके जहन में होता है कि हम एक ही कंप्यूटर पे करें या मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो आप सारों के ऊपर ऑडिट अपना स्टार्ट कर सकते हैं और इकट्ठा स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। उसके बाद अक्सर ये जो ऑप्शन होता है वो ऑडिट में आप देखेंगे आगे जाके पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो। तो ये ज़रूरी क्यों है? तो पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ आपके स्टॉक टेकिंग में या ऑडिट के अंदर नहीं आई होगी तो सिस्टम उसको खुद ब खुद ज़ीरो कर देता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि जो ये पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो है हम सिलेक्टेड डिपार्टमेंट वाइज भी चला सकते हैं। जी बिल्कुल, सिलेक्टेड डिपार्टमेंट वाइज भी चला सकते हैं। इसके बाद ऑडिट को स्टॉक टेकिंग को ये बार बार ऑडिट इसलिए हो रहा है कि हमने आज तक ऑडिट ही उसको फॉर्म को ऑडिट ही कहते रहे, इसलिए ये ऑडिट यूज़ हो रहा है और बहुत से लोगों के जहन में भी ये ऑडिट ही होगा, इसलिए वो आपने इससे कंफ्यूज ना। ऑडिट और स्टॉक टेकिंग एक ही है। स्टॉक टेकिंग है वो दो तरह से आप शुरू कर सकते हैं। एक तो ये है कि जितना आपका करंट स्टॉक है उसका बैकअप बनाएं, बैकअप बना के आपने एक और डेटाबेस के अंदर उसको रीस्टोर कर दें और जो करंट डेटाबेस है उसको आप तमाम ट्रांजैक्शन इनिशियलाइज कर दें, उसका स्टॉक ज़ीरो कर दें। यानी कि अभी जो करंट डेटाबेस होगी वो ज़ीरो स्टॉक से स्टार्ट हो और जो अगर पुरानी किसी ने सेल परचेज या कोई भी पोजीशन देखनी होगी तो दूसरी वाली डेटाबेस में जाके, इस वीडियो में मैं वो भी आपको करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और दूसरा तरीका ये आप कहते हैं नहीं हमने इसी डेटाबेस के अंदर हमने एडजस्टमेंट डालनी है ताकि हमें पता चले कि हमने इस साल में कितना गेन या लॉस हुआ है। तो फिर ये है कि आपको ये पहले वाला ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी करंट डेटाबेस के अंदर आप रहते हुए कर सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं। जी सॉफ्टवेयर को आपने डबल क्लिक करना है तो ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड आप यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो मैंने आपको प्रॉपर वे के अंदर बताए थे, 6 तरीके बताए थे, हमने स्टेप वाइज उनको इसके वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर करके देखना है कि हमने उनको किस किस तरह वो स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप था वो था अपलोड पेंडिंग लोकल सेल। इसको चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपने स्टेशन, जितने भी आपके स्टेशन चल रहे होंगे उनको स्टेशन को इस तरह रन करना है। तो वो स्टार्टिंग में लोकल पे ना जाएं। अगर लोकल पे जा रहे हैं इसका मतलब ये है वो सर्वर के साथ उसका कनेक्ट नहीं है। अगर वो इस तरह नॉर्मल जिस तरह ये सॉफ्टवेयर चला है इस तरह चल गए हैं, सर्वर के साथ उसका कनेक्शन बन गया है। और ये भी इस केस में है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेशन चल रहे हैं, अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर चल रहा है तो फिर ये आपको टेंशन नहीं है, वो सर्वर है, सर्वर के पास हमेशा सर्वर में ही सेल होती है। उसकी लोकल पे सेल तभी हो सकती है अगर उसकी डेटाबेस ख़राब हो, तो उस केस में तो हो सकती है, अदरवाइज दूसरे किसी केस में वहाँ पे सेल मौजूद नहीं होती। तो स्टेशन के ऊपर आपने इस तरह ओपन करना है और यहाँ पे जाके तो आपने पॉइंट ऑफ सेल ओपन करना है, यहाँ पे ये लिखना है और ये पॉइंट ऑफ सेल लिख के उसके बाद जो ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, अगर उसके ऊपर लोकल सेल पेंडिंग हुई तो वो आपको मैसेज देगा कि कुछ सेल पेंडिंग है और वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, तो आप यस ही करेंगे। वो उसके बगैर वो नो करने के ऊपर उसका ऑप्शन ही नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेल उसने ट्रांसफ़र करनी ही करनी है। तो वो जब सेल ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये आपका पहला स्टेप तो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि आपने अपनी सेल स्टॉप करनी है और परचेज स्टॉप करनी है। ये तो आप जो अगर पॉइंट ऑफ सेल में बिल वगैरह बन रहे हैं तो वो आपने रोक देने हैं और अगर परचेज वगैरह कर रहे हैं तो उसको भी आपने पोस्ट कर देना है।
तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि आपने एंड ऑफ डे का प्रोसीजर चलाना है। उसके लिए आपने यूटिलिटीज़ में जाना है और एंड ऑफ डे के ऊपर जाना है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेशन हैं, ये मेरे केस में तो सिर्फ एक स्टेशन है, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेशन है तो आपने 1 बाय 1 तमाम स्टेशंस के ऊपर एंड ऑफ डे करना है। अगर कोई स्टेशन आप छोड़ेंगे तो फिर वो बाद में आपके लिए मसला बनेगा। ये यहाँ पे 1 किया, इसी तरह 2 3 4 5 सारे करने के बाद आपने सिलेक्ट करना और स्टार्ट करना है। आपने ये आपने करते रहना है। कुछ लोग ये करते हैं 3 4 के ऊपर कर दिया और एक स्टेशन खुला छोड़ दिया उसको, ताकि वो सेल करता रहे। तो फिर उसको यही है कि जब वो आइटम्स आपके स्टॉक टेकिंग में भी आ रहे हैं और वो साथ सेल भी हो रहे हैं, तो वो उसके जो अब आप पोस्टिंग चलाएंगे तो आपको जितनी वो सेल होगी उसमें से चांसेस हैं कि वो आपकी उसके स्टॉक में मसला है। इसलिए इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद ये है जी आपने रन फुल पोस्टिंग यूटिलिटीज़। इसके दो मकसद हैं। एक मकसद ये है कि जो आपका स्टॉक है वो पोस्टिंग चलाने के बाद मेक श्योर हो जाता है कि आपकी फाइनल पोजीशन आ गई है। इसके बाद आपने अगर कोई परचेज सेल वगैरह नहीं करनी तो ये आपकी फाइनल पोजीशन है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस एक प्रोसेस से आपको तमाम वोचर्स पता चल जाते हैं। अगर कोई वोचर पेंडिंग जा रहा है, पोस्ट नहीं हुआ तो उसकी लिस्ट आ जाती है। तो पोस्टिंग चलाने के लिए आपने यूटिलिटीज़ में जाना है, पोस्टिंग और पोस्टिंग। शॉर्टकट की इसकी F9 है, आपने F9 भी प्रेस कर देना है। यहाँ से आपने पोस्टिंग का बटन दबाना है। अब आप ये देखें, जी मैंने पोस्टिंग का बटन दबाया तो उसने कहा जी ये 2 वोचर आपके पेंडिंग जा रहे हैं। आप ये देखें, अगर मैं ना पोस्टिंग का दबाता इन 2 वोचर का स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। अब एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है तो आपने यहाँ से पोस्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे पोस्टिंग आपके पास नहीं आ रही तो आपने ये वोचर देख लेना है, ये है पेंडिंग डेबिट है, आपने यहाँ से बंद करना है। ये परचेज में आपने जाना है, यानी डेबिट का मतलब है परचेज में। आपने यहाँ से फाइंड में गए और यहाँ पे देखें ये आपका वोचर आ रहा है, ये इस पोस्ट ये पहले ही वाला ही आ रहा है। इसको आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने पोस्ट कर दिया, ओके कर दिया। फाइंड में जाएं, अनपोस्ट का बटन दबाएं, कोई भी वोचर आपका पेंडिंग नहीं है। दोबारा आपने पोस्टिंग चलानी है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि आपने रेगुलर तो आपको पता ही होगा। ये आपने पोस्टिंग आपने रन की और ये आपकी पोस्टिंग होगी। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे क्रेडिट के, ये भी देखें कोई पेंडिंग नहीं है। यानी पोस्टिंग चलेगी तो इसके बाद आपकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब इस पोस्टिंग का काम है वो तमाम के तमाम वोचर्स को वो देखेगा, अगर कोई पेंडिंग होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देगा, अदरवाइज पोस्टिंग चला के आपको फाइनल स्टॉक की पोजीशन जनरेट कर देगा। पोस्टिंग चलाने के बाद अब आ जाती है बारी आपने जो डेटाबेस है उसका बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए आपने जाना है जी यूटिलिटीज़ के अंदर और बैकअप ऑफ डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट उसने बैकअप का पाथ सेलेक्ट किया, ई बैकअप। आप इसमें भी ले सकते हैं और कोई और पाथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी जगह पे। मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप के ऊपर लेना चाहते हैं, जिधर भी लेना चाहते हैं आप, तो वो आप ले सकते हैं। मैं सपोज करें इसको लेता हूँ सी के अंदर लेता हूँ। सी के अंदर लेके तो मैंने यहाँ पे ओके किया, ये इन्वेंट्री का बैकअप लिया। ये देखिए सी के अंदर मैं जाता हूँ जी, ये देखिएगा ये फाइल आ गई मेरे पास, इन्वेंट्री और आगे जो भी उसकी डेट है वो डेट आ गई। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको करना है जी यहाँ से इसको कर देना है अंडरस्कोर बिफोर ऑडिट स्टार्ट। ये मैंने वैसे लिख दिया बिफोर ऑडिट स्टार्ट, ये मैंने लिख दिया। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ये मैंने शॉर्टकट उसको लिख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ इसको कॉपी करके किसी भी और ड्राइव के अंदर जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये सेव रहेगी, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी स्टॉक टेकिंग 21 और 24, ये मैंने उल्टी डेट लिख दी है इसकी, और ये आपके मैंने बैकअप यहाँ पे डाल दिया। ये बैकअप हो गया और बैकअप को हमने रीनेम किया। रीनेम करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसी फोल्डर के अंदर दोबारा बैकअप लेंगे तो वो इसके ऊपर ओवर राइट कर देगा। अब हमारे पास आ गया जी ये वाला ऑप्शन, हमारा 5 नंबर हो गया और रीनेम भी हो गया। इसके बाद जो हमारे पास स्टॉक की पोजीशन है उसको हमने एक्सपोर्ट करना है। ये रिपोर्ट्स में गए, स्टॉक पोजीशन के अंदर गए, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन, F7 इसकी शॉर्टकट की है। आपने यहाँ पे शो का बटन दबाया और ओके कर लिया। ये आपके पास 166 पेजेस हैं और अगर आप आखिरी पेज पे चले जाएं तो ये देखें आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं जो भी आपके सामने है। आपने यहाँ पे क्लिक किया लेटर के ऊपर और PDF के अंदर करना है, जिसमें भी करना है। वैसे PDF बेहतर है, आपने PDF के अंदर किया और किस पे करना है, आपने ई के अंदर, और ये हमने किया था ये
और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब ये हमारे पास फाइल होगी है, सेव होगी है, और ये देखें हमारे पास बैकअप भी आ गया और ये फाइल भी आ गई। अब हमारा सिस्टम रेडी है। अब हम आ जाते हैं आगे, 6 हमारे स्टेप कंप्लीट हो गया, हम सीधे आ जाते हैं स्टॉक टेकिंग की तरफ। तो स्टॉक टेकिंग के लिए हमने आना है जी यूटिलिटीज़ के अंदर, इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज़ के अंदर और स्टॉक टेकिंग के अंदर। यहाँ पे आगे अब हमने स्टॉक को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये जो राइट साइड पे जितने बटन्स आ रहे हैं इनका भी मैं आपको पर्पस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये डिसेबल क्यों है। ये नहीं कि आप अगर इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग नहीं कर रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़ी सी इसके अंदर सिक्योरिटी रखी हुई है कि जब स्टॉक टेकिंग हो रही हो तो कोई बंदा इसका गलती से बटन ना दबाए, ये वही बंदा कर सके जिसके पास एक पासवर्ड होगा। तो वो पासवर्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास स्टोर आ रहा है, स्टोर कोड आ रहा है। जो भी आपके पास स्टोर कोड आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली लिख दीजिएगा। वोचर नंबर आप लिख नहीं सकते यहाँ पे, ये आप लिखना भी चाहें तो ये ऑटोमेटिकली जो भी लास्ट वोचर नंबर होगा उसमें से एक प्लस करके अगला आ जाएगा। यहाँ पे आगे स्टोर कोड आ जाएगा, यहाँ पे आपने देना है लाजमी। उसके बाद आपकी डेट आ जाएगी जिस दिन आप स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली अपनी डेट उठा लेगा। अगर इसमें तब्दीली करनी है तो आप तब्दीली कर लीजिएगा। इसके बाद वो आ जाएगा आइटम कोड के ऊपर। अब आइटम कोड के ऊपर जब वो आएगा तो आपने स्कैनर अगर आपके पास लगा हुआ है तो आपने चीज़ को स्कैन करना है। अब जब चीज़ को आपने स्कैन किया उसके बाद उसने आपको बता दिया इन हैंड एंड बुक क्वांटिटी, वो है जी 5। वो कह रहा है जी आपके पास जो इन हैंड पड़ा हुआ है, जो सिस्टम के पास अभी मौजूदा है वो है 5, और फिजिकली आपने ऑडिट किया तो उसमें कितने पड़े हुए हैं। यहाँ पे छोटी सी लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो कहते हैं जी इन हैंड में 5 पड़े और अगर हमारे पास 6 पड़े इसका मतलब है 1 का फ़र्क है, तो वो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो ये गलत है। आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं डाल रहे, एडजस्टमेंट सिस्टम ने खुद डालना है। यहाँ पे जो फिजिकली क्वांटिटी पड़ी है, जो आपने गिनी है, वो आपने एज इट इज़ डाल देनी है। अगर वो 10 है तो 10 डाल दीजिएगा, 20 है तो 20 डाल दीजिएगा, अगर 1 है तो 1 डाल दीजिएगा। बाकी सिस्टम का काम है कि वो ऑन हैंड के मुताबिक उसके एडजस्टमेंट खुद डालेगा। वो जब आप पोस्ट करेंगे तो वो एडजस्टमेंट डालेगा। तो जितने आपके पास पड़े हुए आपने यहाँ पे ये डाल दी। उसके बाद आपने एंटर की प्रेस की तो उसने कहा मजीद आइटम करने, मैंने कहा यस। मैंने दूसरा आइटम किया, यहाँ पे देखिएगा मैं इसी तरह 2-4 आइटम कर रहा हूँ। ये किया, ये मैंने कहा मेरे पास 15 पड़े हुए, यस किया। ये एक आइटम आ गया, ये मेरे पास 6 पड़े हुए, मैंने 6 डाल दिया। ये जितने आइटम्स हैं मैं डालता जा रहा हूँ, यह देखिएगा। ये आ गया जी 12 पड़े हैं, मैंने 12 डाल दिया। इसके बाद ये आइटम आ गया 18 पड़े हैं, ये मैंने 18 डाल दिया। इसके बाद ये मेरे पास 24 पड़े हैं, मैंने 24 डाल दिया। इसके बाद ये एक आइटम है मेरे पास, ये मेरे पास पड़े हैं जी 2 पीस पड़े हुए, ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद एक आइटम मैंने जो पहले डाला था वही आइटम रिपीट आ गया वो यहाँ पे। जब आपने इसको रिपीट डाला, आपने डाला तो वो आपको एरर दे देगा, वो कहेगा जी ऑलरेडी मौजूद है। अब ये अक्सर स्टोर्स के ऊपर होता है कि कुछ आइटम इधर पड़े होते हैं, कुछ दूसरी तरफ पड़े होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि ताकि कोई भी आइटम आपने जब दोबारा डाल रहे हैं तो सिस्टम आपको ये बताए ज़रूर कि ये आप पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए आपने इसकी एहतियात करनी है कि एक आइटम मल्टीपल टाइम काउंट होके ना डले। अगर एक्चुअल पोजीशन ये है कि आपको भी पता है कि ये दोबारा किसी और जगह से मिल गया है जिसके डालने हैं, तो आपने ये देखें ये ऊपर रिपीट का चेक है। रिपीट आइटम क्लिक करके जब आप इसको सेव करेंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। अब मैं कोई भी आइटम स्कैन करूँगा तो वो आप, ये आइटम है, ये आप देखिएगा, ये मैं दोबारा मेरे पास 2 पीस निकले हैं तो ये हो जाएगा। इसलिए ये जो रिपीट का चेक है उसका मकसद ये है कि कोई भी आइटम अगर मल्टीपल टाइम आप ऑडिट में डालेंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। कोशिश करें इसको अनचेक रखें। अगर कोई आइटम आपका रिपीट आएगा, मैसेज देगा, देखें उसको, वेरीफाई करें और उसके बाद आपने ये स्टेप इसका उठाना है कि उसको दोबारा डालना है। एक आइटम को जितनी मर्जी मरतबा इसमें आप डालते जाएं, जब आप पोस्ट करेंगे वो पहले सम करेगा, जितने भी 10 मरतबा अगर आपने डाला वो 10 मरतबा की क्वांटिटी को जमा करेगा ऑडिट की, और उसके बाद उसके मुताबिक एडजस्टमेंट डालेगा। आप जब भी ऑडिट कर रहे होंगे, स्टॉक टेकिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आपकी कास्ट के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही होती है और ये आपके सेल के ऊपर वैल्यू आ रही होती है और ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर वैल्यू आ रही होती है। अच्छा, ये तो मैंने जितने आइटम्स हैं वो किए हैं जी स्कैनिंग से। अब अगर स्कैनर काम नहीं कर रहा है, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आपने उसको सर्च भी तो करना है। तो सर्च करने का इसके पास है जी ऑप्शन है। सबसे पहले है जी स्लैश का ऑप्शन। स्लैश का ऑप्शन ये है जी कि आपने स्लैश लिखा और उसके बाद आपने कोई भी
लिख दिया, ये नहीं कि डालडा है, जिस तरह आपने डालडा घी बड़ा डब्बा होता है, आप स्कैन नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पे ये डालडा घी लिखा और यहाँ पे आपने ये कर दिया। कितने पीस पड़े हैं जी? 6 पीस पड़े हैं। इसके बाद दोबारा आपने स्लैश किया और यहाँ पे लिखा आपने, ये आ गया जी, ये जितने पीस पड़े हैं ये हो गया। अब इसके अंदर एक और सर्च भी है, वो है जी डॉट की सर्च। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो स्लैश की सर्च है वो क्या करते हैं। स्लैश आपने लिखा और उसके बाद आपने शुगर लिखा। अब इसने क्या करना है कि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर शुगर जहाँ भी लिखी होगी, चाहे स्टार्ट में लिखी हो चाहे दरमियान में लिखी हो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सर्च करके ले आएगा। मिसाल की तरह यही वो लिया है, मैंने इसको कहा ये 6 पीस है। लेकिन अब जो दूसरी सर्च है वो मुझे कन्फर्म है कि मैंने शुगर जो है ना वो स्टार्ट में लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे आप शुगर लिखा, तो जिनके ये डॉट लिखने के बाद शुगर लिखने के लिखा और उसके बाद जब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो सिर्फ वही आइटम्स ले के आएगा सामने मेरे जिनके स्टार्टिंग के अंदर शुगर होगी। तो ये आपकी जो सर्च होगी ये मिनिमाइज हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी कि अगर आपको कंफर्म है कि आपने स्टार्टिंग में वो चीज़ लिखी हुई है, जो स्ट्रिंग लिखी हुई है आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर आप डॉट से कर दें। अदरवाइज अगर आपने डिस्क्रिप्शन के किसी भी हिस्से में लिखी हुई है तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नो कर दिया। अब आ जाते हैं जी हम इन बटन्स की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बटन एक्टिव कैसे होंगे। तो बटन को एक्टिव करने के लिए हमारे पास ये पोजीशन है जी, यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे टॉप के ऊपर पासवर्ड लिखा हुआ है, आपने लिखना है ENABLE, इनेबल। ये मैं आपको इसकी लिख भी दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। यहाँ पे आपने लिखा और एंटर की जो ही प्रेस करेंगे ENABLE लिख कर एंटर की प्रेस करेंगे, ये तमाम के तमाम बटन एक्टिव हो जाएंगे। अब जो भी आपने इसके अंदर करना है वो आप इसकी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब ये ऑडिट आपका समझ ले कंप्लीट हो गया, आपने मेक श्योर कर लिया कि इसके अलावा कोई आइटम आपका फिजिकली मौजूद नहीं है। अब आपके स्टोर के अंदर तो तकरीबन ये जो मैंने डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर तो 4400 आइटम थे, 4400 से भी ज़्यादा आइटम थे। और जो आइटम्स मैंने यहाँ पे डाले हैं वो तो 15-20 आइटम से ज़्यादा मैंने नहीं डाले। अब आपके केस में ये होगा कि आप हो सकता है कि 3000 आइटम डालें, 3500 आइटम डालें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपके पास ख़त्म हो चुके होते हैं और सिस्टम के अंदर उनका ऑन हैंड आ रहा होता है, तो उसको आपने ज़ीरो करना है। अब आपने एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से आइटम को पकड़ें, ये देखें जिस तरह ज़ीरो करने का मतलब ये है कि मैंने लिखा जी, ये लिखा हेड एंड शोल्डर को लिखा, ये कोई भी शैम्पू है, मैंने ये लिख के उसके बाद मैंने कहा ये मेरे पास ज़ीरो है, मैंने इसको मैनुअली ज़ीरो किया। हालांकि ये सिस्टम 3 बता रहा था, मैंने इसको मैनुअली ज़ीरो कर दिया। इसके बाद मैंने ये आइटम पकड़ा और इसको भी मैंने ज़ीरो कर दिया। अब मैं कितने आइटम ज़ीरो करूँगा? अब हो सकता है कि ये सैकड़ों में हो, हज़ारों में हो। अब ये एक बंदे के बस की बात नहीं है कि एक एक आइटम को पकड़े और ज़ीरो करे। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि वो आपने यहाँ पे राइट साइड पे पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो ये वाला बटन दबाना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमने सिस्टम को बता दिया कि जो आइटम्स यहाँ पे ये नीचे आ रहे हैं, इन आइटम्स के अलावा कोई भी आइटम अगर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है तो उसकी तुम ज़ीरो की एंट्रीज डाल दो। सबसे पहले मैं इसको नो करके आपको दिखाता हूँ, इसकी लिस्ट दिखाता हूँ। ये जो आइटम्स हैं, ये आपके आइटम की लिस्ट दिखाता हूँ। ये जो बटन है सपोज करें, अब बटन के अंदर मैंने यहाँ पे अगर पेंडिंग का बटन दबाया, ये सबसे पहले है, तो जो ही मैं पेंडिंग का बटन प्रेस करूँगा तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम कहेगा इन आइटम्स के अलावा कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो अभी इस ऑडिट के अंदर नहीं आए। अब ये देखें, ये आपको कैटेगरी वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब देखें शुगर 1 kg 2 kg तो आ रही है, इसमें 5 kg वाली आपको देखें कहीं पे नज़र नहीं आ रही क्योंकि 5 kg हमने डाल दी है। ये वो लिस्ट है कि जो आइटम इस स्टॉक टेकिंग के अंदर मौजूद नहीं है, ये वो सारे आइटम्स की लिस्ट है। ये शुगर 5 kg थी इसलिए वो आइटम नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप देखें इसकी एक वैल्यू बन रही है, टोटल ऑन कॉस्ट प्राइस। ये वैल्यू बन रही है कि आपकी कितनी वैल्यू है, तो ये वैल्यू बन रही है आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर कोई आइटम यहाँ पे कॉस्ट उसकी ज़ीरो पड़ी होगी तो वो आपने कैसे देखना है? तो उसके लिए ये है कि आपने ज़ीरो कॉस्ट का बटन प्रेस करना है, ओके करना है, तो सिस्टम बता देगा कि ये आपकी ज़ीरो पड़ी हुई है। मैं बल्कि सपोज करें एक आइटम आपको ज़ीरो इसमें से डाल के दिखाता हूँ।
ये एक आइटम है, ये देखें जी, इसकी कॉस्ट प्राइस आप देखिएगा 0 आ रही है। मैंने कहा ये 6 पीस है। अब इसने सेल वैल्यू तो बढ़ा दिया, ये वाले साइड तो उसने बढ़ा, लेकिन कास्ट वही की वही है, क्वांटिटी भी आ गई, लेकिन इसके ऊपर कोई इसका फ़र्क नहीं है। अब ये तो बहुत सही आइटम्स होंगे, इसको हमने रीचेक करने के लिए कि कौन से आइटम कोई स्टॉक में हमारे पास जीरो वैल्यू के ऊपर तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे जीरो कास्ट का बटन दबाया, ओके की प्रेस की, तो सिस्टम ने बता दिया कि ये आइटम हमारे पास जीरो है। अब इसको आपने सेट कैसे करना है जीरो वाले को, तो जीरो वाले को सेट आपने ऐसे ही करना है कि आपने आइटम फाइल में जाके, आपने आइटम फाइल में जाना है, उस आइटम को सर्च करके उसकी वहां पे आपने कॉस्ट प्राइस इसकी लिख देनी है, और ये आपने वोचर पोस्ट होने से पहले पहले आपने ये काम करना है। अब जब ये वोचर पोस्ट होगा तो वो प्राइस वहां से इसकी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, आप देखेंगे पेंडिंग पोस्ट। अब ये प्रिंटिंग लिस्ट है, ये प्रिंटिंग लिस्ट है। यहाँ पे आप, ये आपके सामने ये आइटम्स हैं, ये आपने जितने जितने डाले ये उनके सारों की लिस्ट आ गई जो हमने स्टॉक में किया है। ये प्रिंटिंग लिस्ट है और ये लिस्टिंग है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। असल जो चीज़ है वो ये सीक्वेंस है, SEQ है। SEQ का मतलब ये है कि आपने रिपोर्ट देखनी है सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले आपने कौन सा आइटम ऑडिट में डाला, फिर कौन सा डाला, फिर यहाँ पे आपको डुप्लीकेट आइटम्स भी मिल जाएंगे। डुप्लीकेट आइटम्स आपको इस तरह मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपने पहला आइटम डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला। अब अगर आप देखें तो ये आप मरबा देखिएगा, इसमें गोल ये 19 है, 3 नंबर पे भी आपने डाला, और ये इसकी आपने ऑन हैंड 3 था, और ये ऑडिट क्वांटिटी आपने 6 डाली है। और यहाँ पे आप देखिएगा ये 9 नंबर पे सीक्वेंस में ये 9 नंबर के ऊपर आता है, ये आपने फिर इसके 2 पीस डाले। तो इस रिपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपको सीक्वेंस वाइज बता दे कि कौन सा आइटम किस नंबर के ऊपर डाला, और ये आइटम अभी आपका 0 आ रहा है। सीक्वेंस के बाद आ जाती है डिटेल। डिटेल में आप देखेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज आपको ये बता देगा कौन सा आइटम आपने डाला। ये आपकी ये कैटेगरी थी, और ये आपकी ये कैटेगरी, और ये कैटेगरी वाइज आपको बता देगा। और यहाँ पे आपको बताएगा ऑन हैंड का टोटल, और ये आगे बताएगा ऑडिट का टोटल। ये आपका डिफरेंस भी इसमें से बता रहा होगा। ये आपके क्वांटिटी का टोटल होगा, जो ऑडिट की क्वांटिटी 124 पीस। फिर इसी तरह कैटेगरी वाइज, सप्लायर वाइज, ये इसकी रिपोर्टें हैं। अब हम आ जाते हैं जी पेंडिंग पोस्ट फॉर 0, और फिर हम इन बटन्स की तरफ आ जाते हैं। जितने ऑडिट होने से पहले पहले की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो ये वाली लाइन आपकी कवर करेगी। अब हम आ जाते हैं पेंडिंग पोस्ट फॉर 0 की तरफ। पेंडिंग पोस्ट फॉर 0 का यहाँ पे ये हमने बटन प्रेस करना है, उससे हमने यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। पेंडिंग पोस्ट फॉर 0 का जो पासवर्ड है वो है CITCS। ये आपने करना है, ओके का बटन प्रेस करना है, और ये आपका पेंडिंग पोस्ट फॉर 0 हुआ, और ये फॉर्म बंद हो गया। फॉर्म बंद होने के बाद अब जब इसकी शक्ल बनेगी तो वो आप ये देखिएगा। अब जो आइटम आपके 10-15 थे वो ये आइटम देखिएगा, ये उनका ऑन हैंड था, और ये सिस्टम ने उनका 0 डाल दिया, यार इसने सिस्टम ने फोर्सफुली उन तमाम के तमाम आइटम्स को 0 कर दिया। अब अगर आप लिस्ट देखेंगे, पहले की लिस्ट देखिएगा कितने आइटम्स की थी, और अब लिस्ट देखिएगा कितने आइटम, ये देखिएगा ये 73 पेजेस की हो गई है। ये ऑडिट सिस्टम ने खुद 0 कर दिया। अब जब हम इसको ऑडिट को पोस्ट करेंगे तो हमारी स्टॉक पोजीशन कॉस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट ये होगी, और वो जो 0 वाला इफेक्ट था वो उसमें प्लस होगा, ये ध्यान में रखिएगा, और ये उसकी वैल्यू होगी हमारी सेल की। हम इसको कर लेते हैं जी, प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं। ये हमने प्रिंट स्क्रीन कर लिया जी। अब हम ऑडिट को करते हैं पोस्ट। पोस्ट करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी पोस्ट ऑडिट। अब उसने खुद एक्सपोर्ट किया, एक मैसेज देगा, यस कीजिएगा आप, और ये आपका ऑडिट पोस्ट हो गया। अब आपने ऑडिट पोस्ट होने के बाद दोबारा आपने यूटिलिटीज में से जाना है, पोस्टिंग का बटन दबाना है, और ये पोस्टिंग आपने करनी है। ये पोस्टिंग करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है जी स्टॉक पोजीशन पे, और ये आपने शो का बटन दबाना है और ओके कर लेना है। अब आप जब ओके करके नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्वांटिटी देखिएगा जी 124 हमारी, यहाँ पे देखिएगा ये क्वांटिटी थी 124, और सेल के ऊपर बनती है 28,715, और सेल के ऊपर देखिएगा 28,715, कास्ट के ऊपर 24,392 आ रही है। यहाँ पे देखिएगा 24,032,
ये जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस उस चीज़ का आ रहा है जो हमने ज़ीरो के ऊपर डाला था आइटम, और हमने ज़ीरो कास्ट प्राइस की रिपोर्ट देख के हमने आइटम फाइल में से जाके उसकी एक्चुअल कास्ट डाल दी। जब हमने वोचर पोस्ट किया तो उसने प्राइसेस दोबारा आइटम फाइल से उठाई, पहले जो ज़ीरो वाली थी उनको अपडेट किया, देन उसको पोस्ट किया। तो यानी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी, अगर आपने ऑडिट सही किया, आपने पोस्टिंग पहले चलाई थी, बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो किया, जब आप ऑडिट को पोस्ट करेंगे तो प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन भी आपकी वहीं आ जाएगी। अच्छा, अभी तो हमने जब ऑडिट किया तो ये वाले बटन तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम आ जाते हैं ये जो बाकी बटन है इनका क्या पर्पज़ है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आना है, इसको इनेबल करना है, बटन्स को इनेबल्स करने के बाद अब ये देखिएगा, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने ये जो डेट है 17 वाली, ये 17 के, ये देखिएगा ये 17 पे क्लिक किया ना, हमने 17 के जो ऑडिट किया था उसकी रिपोर्ट देखनी है। तो हमने 17 से, ये देखिएगा 17 की डेट आ गई। उसके बाद आपने जो बटन दबाना है वो आपने बटन दबाना है ओल्ड प्रिंटिंग का। ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये आपकी इस काम के लिए। आपने यहाँ पे डिटेल का भी बटन दबाएंगे तो ये आपको आ जाएगी। ये देखें 17 को हमने ये 3 वोचर हमारे जो हमने ऑडिट किया था, स्टॉक टेकिंग की थी, ये उसके 3 वोचर बने थे। हम कहते हैं नहीं 17 के हमने नहीं देखे, हमने देखने हैं 16 के। अब से 16 के हम देखिएगा 1 2 3, 16 के भी हमारे पास 3 वोचर बने हैं। तो हमने यहाँ पे किया, डिटेल का बटन दबाया, ओके किया, तो ये हमारे पास 3 वोचर आ गए। यानी अगर पुराना कोई ऑडिट देखना हो तो हमने यहाँ पे क्लिक करनी है, जिस डेट का देखना है वो डेट पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के बटन है हमने इसको यूज़ करना है। इसमें मुख्तलिफ है, उसी तरह जिस तरह ये सीक्वेंस है ये भी सीक्वेंस है। ये पेंडिंग डेट है कि इस डेट को जब हमने किया था कौन से आइटम्स का नहीं हुआ था, तो ये वो है। अगर सप्लायर वाइज देखना होगा तो फिर यहाँ से हम सप्लायर वाइज देख लेंगे। ये आप देख लीजिएगा, ये आप ये 0-12 तक जो भी आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं वोचर बने, ये देखिएगा ये यहाँ से ले के यहाँ तक सारे के सारे आपके वोचर्स की लिस्ट आ जाएगी। इसमें कोई भी कमी नहीं है कि आपने किस डेट के किस डेट तक देखने हैं, तो ये सारी की सारी आपकी वोचर की लिस्ट आ जाएगी। अब एक सवाल ये आ जाता है कि हमने अगर किसी सिलेक्टेड कैटेगरी का करना है तो सिलेक्टेड कैटेगरी का हम किस तरह कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैटेगरी का सपोज करें जी, हम सबसे पहले आ जाते हैं स्टॉक पोजीशन के ऊपर और हम यहाँ से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये शुगर कर लेते हैं। अब शुगर का हमारे पास देखिएगा ये 8 पड़े हुए हैं शुगर में, हमने सिर्फ और सिर्फ शुगर में करने हैं इसका, ये एक ही आइटम है शुगर। हमने जब सिलेक्टेड कैटेगरी का करेंगे तो उसका तरीका ये है कि हमने यहाँ से ऐड किया, और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि उस कैटेगरी के अलावा कोई आइटम इसके अंदर ना आए। तो ये आपने पहले बेशक प्रिंट कर लीजिएगा लिस्ट, हमने यहाँ से ये देख लीजिएगा ये आ गया हमारे पास। हमने कहा जी हमारे पास 6 पड़े हुए हैं शुगर, हमारे पास दूसरे नंबर पे है जी शुगर, ये 2 kg वाली, ये हमारे पास 6 पड़े हैं। अब 12 पड़े हैं। एक्चुअल जो ये हमारे पास पीस पड़े हुए थे वो 8 पीस थे और वो था 5 kg में। हमने 5 kg नहीं डाला, हमने ये 2 डाले हैं 6। अब हमने कहा जी कि इसके अलावा इस कैटेगरी के जितने आइटम्स हैं वो ज़ीरो कर दो। जो मैंने आपको कहा था कि आप डिपार्टमेंट वाइज भी इसकी पेंडिंग पोस्ट पर ज़ीरो चला सकते हैं। उसके चलाने के लिए आपने यहाँ पे देखें जी आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, इसमें से आपने कैटेगरीज प्रॉपर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का ऑप्शन है, ये आम यूज़र के लिए नहीं है, थोड़ी सी एडवांस यूज़र ही वो इसको कर सकते हैं। इसलिए जो भी यूज़र करेगा वो इसको इंतहाई एहतियात से करेगा। तो आपने यहाँ पे कैटेगरीज प्रॉपर वही सिलेक्ट करनी है जिसकी आपने आइटम्स डाली है। दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो वो उसके भी ज़ीरो कर देगा, और ये जो आइटम्स हैं इनके ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी शुगर, और पहले हमने बटन दबाया था ये वाला। अब हमने ये वाला बटन नहीं दबाना, इसने पूरे स्टॉक को जीरो कर देना है ज़ीरो। हमने सिर्फ इस कैटेगरी से करना है। पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो बाई कैटेगरी यस किया। इसी तरह उसने आपसे पासवर्ड मांगा CITCS, ये हमने पासवर्ड डाला, ओके किया। आप ये देखिएगा 2 आइटम हमने ऑडिट में डाले थे, 5 kg वाला 8 का पड़ा हुआ था हमारे पास ऑन हैंड में, और ये इसने इसको ज़ीरो डाल दिया। बाकी जितने भी आइटम थे वो ऑलरेडी थे ज़ीरो, इसलिए उसने यहाँ पे ऑडिट में डालने की उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आपने जिस तरह वो ऑडिट पोस्ट किया था ये आपने ऑडिट पोस्ट किया, ये हो गया जी पोस्ट। दोबारा आपने F9 किया और पोस्टिंग चलाई आपने, और अगर आप F7 करेंगे और शो का बटन दबाएंगे और अब आपका ये देखिए कि ये 6 और 6 हो गए और ये जो 5 kg था वो ज़ीरो हो गया। अब आप ना सिर्फ
कैटेगरी वाइज इसको ऑडिट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस में से मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। वो आपका है जी ब्रांड वाइज है, ये पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो सब कैटेगरी, पेंडिंग पोस्ट फॉर जीरो बाय सप्लायर। ये जो ऑप्शन यहाँ पे हैं वही ऑप्शन यहाँ पे आपने सप्लायर के हिसाब से करना है। यहाँ से आपने सप्लायर देना है कि ये सप्लायर के आइटम्स हैं, और इसके अलावा जो आइटम यहाँ पे डाले हैं सप्लायर के, अगर इसके अलावा कोई आइटम है तो उसको वो खुद जीरो कर दे। इसी तरह अगर कोई ब्रांड वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रांड की लिस्ट आ जाएगी। अगर सब कैटेगरी करना चाहते हैं तो ये सब कैटेगरी सिलेक्ट करके तो आपने ये वाला बटन दबा लेना है, तो इससे आपका ये हो जाएगा। अब आखिरी स्टेप की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप दो तरह से स्टॉक टेकिंग शुरू कर सकते हैं, एक जीरो स्टॉक के साथ और एक आप एक्चुअल स्टॉक के साथ, और एडजस्टमेंट डाल के आपने करना है। अब ये जो हमने अभी तरीका फॉलो किया है ये हमने सेकंड नंबर के ऊपर किया कि जो हमारे पास स्टॉक मौजूद था हमने उसी के ऊपर अपना ऑडिट किया, अपना स्टॉक टेकिंग की। इसमें ये होगा कि अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप अगर जाएंगे स्टॉक पोजीशन के अंदर, क्वांटिटी स्टॉक लेजर के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी आइटम सिलेक्ट करते हैं, सपोज करें हमने यहाँ पे ये आइटम कर लेते हैं, एक आइटम स्कैन करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एंड कोड में भी पेस्ट कर देते हैं। डेट हम दे देते हैं इसको, ये कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, इसकी मैं ज़रा जूम कर दूँ, बड़ा हो जाए आपको नज़र आ जाए। अब इसमें देखिए सारी हिस्ट्री आ रही है कि ये डेबिट कब हुआ था, जब ये डेबिट हुआ था तो ये कितने पीस थे, फिर हमने सेल किया, फिर ये हमारे पास कितने रह गए, और उसके बाद हमने 24/1/2020 को इसकी एडजस्टमेंट डाली है, वो कितनी डाली है जी, 15 पीस की एडजस्टमेंट डाली है। अब ये हमारे पास 18, यानी कि सारी की सारी हिस्ट्री होगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने जीरो स्टॉक से करना है, ये जितनी भी हिस्ट्री हमें इसमें नहीं चाहिए। आप ऐसा करें, इस जितनी भी हिस्ट्री है इसको आप उठा के एक और डेटाबेस में लगा दें, ताकि अगर हमने देखनी हो तो हम देख लें, अदरवाइज जो हमारा करंट हो वो बिल्कुल वही हो जो हमने ऑडिट किया है, और इसके अलावा उसमें से कोई आइटम्स ना हो। बल्कि जब हम ऑडिट कर लें तो जो आइटम्स ऑडिट के अंदर नहीं आए और अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर पड़े हुए हैं तो वो आप उसको डिलीट भी कर दें। तो उस केस के लिए तो ये था कि सबसे पहले जो हमने बैकअप लिया था, वो हम वापस आ जाते हैं उस ऑप्शन की तरफ जहां पे हमने बैकअप लिया था। ये हमने लिया था जी बैकअप, ये वाला। अब हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, ये एडवांस लेवल के यूजर्स के लिए, आम यूजर इसको ट्राई ना करें, ये काइंडली आपने इसको खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आप आगे ये देखें, ये डेटाबेस में आए और यहाँ पे आपने डेटाबेस पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक किया और न्यू डेटाबेस में आपने कहा जी इन्वेंट्री। आपने इन्वेंट्री सही स्पेलिंग लिखने, INVENTORY। अगर ये स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो सॉफ्टवेयर इसके साथ लिंक नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें विदाउट स्पेसिस। मैं इसको लिख रहा हूँ, ये 2020 है, पहला महीना है और ये 23 तारीख तक है, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर डेटाबेस को रिस्टोर कर रहा हूँ। ऑल टास्क में गया, रिस्टोर डेटाबेस में गया, ये गया और ये सिलेक्ट डिवाइसेस किया। थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेता हूँ ताकि वो आम यूजर भी इससे कर सकें। ऑल टास्क में गया, रिस्टोर डेटाबेस, फ्रॉम डिवाइसेस, सिलेक्ट डिवाइसेस, ऐड में गया और यहाँ से हमने इसको अपना पाथ बता दिया। पाथ है हमारे पास यहाँ पे और ये वाला, ये ओके किया। ऑप्शंस के अंदर गया और यहाँ से इसको फोर्सफुली किया और यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे देखिएगा इन्वेंट्री के अंदर इसमें आपको लिखना पड़ेगा ये, और जो हमने इन्वेंट्री के बाद लिखा था वो वाली चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, और ये आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसी तरह आपने नीचे वाले पे भी क्लिक करना है। देखिएगा कोई और चीज़ आपने ना डिलीट कीजिएगा ना इसमें ऐड कीजिएगा। इन्वेंट्री के आगे लिखिएगा बाकी अंडरस्कोर एज इट इज़ रहे, और यहाँ से आपने ओके कर देना है। सॉफ्टवेयर आप बंद कर दीजिएगा, ये ओके हो गया, डेटाबेस हमारी रिस्टोर होगी। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा जिस तरह रेगुलर सॉफ्टवेयर ओपन होगा। हमने यहाँ से एडमिन डाला, जो भी हमारा अकाउंट है हमने यहाँ पे एडमिन डाला, और यहाँ पे आप देखिएगा इन्वेंट्री के साथ आपकी ये डेटाबेस होगी। आज और आज से पिछला जितना भी रिकॉर्ड होगा वो अगर आपने देखना होगा तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करके लॉगिन करेंगे। आपको तमाम की तमाम उसके अंदर रिपोर्ट्स, आपकी परचेज की, सेल की, स्टॉक पोजीशंस की, लेजर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसी तरह ये चलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये होगा कि आप अगर यहाँ पे आप जाके ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे तो वो आपको वर्किंग नहीं करेगा। ये इसमें ये लॉग डेटाबेस है, यानी आप व्यू तो कर सकते हैं लेकिन इसमें से आप कोई ऐड वगैरह नहीं कर सकते।
अब आ जाते हैं मेन डेटाबेस की। अब मेन डेटाबेस को हमने ओपन किया जिस तरह हम रेगुलर ओपन करते हैं और यहाँ से हमने इसको लॉगिन किया। अब इसके अंदर भी अभी तक तमाम डाटा मौजूद था, हमने उस वाली डेटाबेस में लगा के चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, ओके होगी, सेटिस्फेक्शन होगी कि यार वहाँ पे डाटा सारा आ गया। अब हम आ गए यहाँ पे यूटिलिटीज में, यूजर्स में और इनिशियलाइज डेटाबेस में। यहाँ पे आपके पास 6 7 8 बटन हैं, आपने किसी और बटन को नहीं छेड़ना, ना ये वाला कोई भी बटन है, किसी और बटन को आपने नहीं छेड़ना, आपने सीधा इनिशियलाइज ट्रांजैक्शन। ये जो बटन है ये क्या करेगा, आपकी सेल परचेज को ये और पेमेंट्स वगैरह एक्सपेंस वगैरह हर चीज को जीरो कर दिया, यानी सिर्फ आपके आइटम्स कैटेगरी सप्लायर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये छोड़ के बाकी सारे के सारे खाली कर देगा, आपका सॉफ्टवेयर जीरो हो जाएगा। यूटिलिटीज में से जाके पोस्टिंग करनी है आपने, ये पोस्टिंग की आपने, उसके बाद आपने F7 की प्रेस की प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन के लिए और यहाँ पे ओके किया। अब आप आखिरी पेज पे चले जाएं तो आपका स्टॉक सारा जीरो, कास्ट के ऊपर सेल के ऊपर। अब इसके ऊपर आपने ऑडिट करना है उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, उसी तरह आपने ऑडिट किया। कोई भी चीज़ आपने डाली है, 5 डाल दिया, आप देखें ये जीरो है, आप जितना भी डालते जाएंगे उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ना आपका। ये हो गया और ये हो गया, ये 5 ही मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे ये कर दिया। इसके बाद मैंने बटन को इनेबल किया और पेंडिंग पोस्ट और जीरो भी चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अलावा सारा का सारा स्टॉक हमारा बाय डिफॉल्ट ही जीरो है। हमने यहाँ पे इसको किया ये किया, ओके किया, दोबारा हमने पोस्टिंग चलाई। अब हमारे पास टोटल 15 स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे F7 किया, शो का बटन दबाया, ओके किया, आखिरी पेज पे चले गए और ये आपका 15 स्टॉक और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो हमने ऑडिट में किया और बाकी आइटम आप इसको डिलीट कर दें, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जो आइटम्स आपके जीरो है उनको डिलीट भी कर सकते हैं और अगर आप समझेंगे इसके अंदर आपने दोबारा परचेज करनी है तो आपके इसके अंदर पड़े भी रहेंगे। ऑडिट के अलावा अगर आप देखना चाहें कि आपके कौन से आइटम्स या ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आप खुद देखना चाहें कि आपके कौन से आइटम जो जीरो कास्ट प्राइस के ऊपर हैं या जिनकी कास्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है, तो उसको चेक करने के लिए आपने इनिशियल सिस्टम सेटअप में आना है और लिस्ट ऑफ आइटम फाइल में इसमें से 3-4 रिपोर्ट्स आपने चेक करनी है। कास्ट प्राइस जो है वो जीरो है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो सिस्टम बता देगा ये वो आइटम्स हैं जिनकी कास्ट प्राइस जीरो है। दूसरे नंबर पे जिनकी सेल प्राइस जीरो है तो यहाँ पे ये सेल प्राइस जीरो वाले आ जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि जिनकी कास्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से ज़्यादा है तो वो आपने किस तरह देखना है, वो यहाँ पे कास्ट प्राइस पे क्लिक करना है, ओके करना है, सिस्टम बता देगा कि ये वो आइटम है जिसकी कास्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई होगी, तो आपने कमेंट्स के अंदर काइंडली इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके जो ऑडिट आप कर रहे थे आज तक उसमें और इस वीडियो में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा।